दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है क्योंकि बीच में कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया था तो नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। आज अध्याय 8 गांव शहर और व्यापार एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी एनसीईआरटी का अपना एक फॉलोइंग बेस होता है। जो एनसीईआरटी को ठीक से करता है उसका काम बड़े आसानी से हो जाता है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स को मोस्टली 30 दिन के आसपास बचे हुए हैं, तो जिन लोगों की तैयारी में अच्छा गति पकड़ रखी हो तो वो और बेहतर प्रैक्टिस करके कोशिश कर सकते हैं और ठीक से तैयारी करते रहें। हिस्ट्री में देखो, हम न्यू एनसीईआरटी कर रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में अगर इस चैप्टर को देखें, ठीक है, तो इसमें न्यू एनसीईआरटी में गांव शहर और व्यापार इसका थीम है। और अगर ओल्ड एनसीईआरटी में देखें तो चैप्टर इसमें 9 है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर का जो ओवरऑल बात की गई है वो सेम है, कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हम न्यू एनसीईआरटी पर फोकस करके आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। लोहे का उपयोग कब हुआ? 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसीलिए महाजनपद काल आया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का उद्भव हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। तो इससे क्या हुआ? सरप्लस उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा समृद्धि आएगी। तो आज के चैप्टर में लोहे की हम बहुत बात करेंगे, चाहे वो दक्षिण के में हो, उत्तर में हो, मध्य भारत में हो या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो। तो लोहे का अपना एक इम्पोर्टेंस था उस काल में, आज भी है। हर छोटी से छोटी बड़ी चीज में लोहा है। प्रभाकर लोहारों का काम देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। आपने लोहारों को काम करते हुए देखा होगा। एक भट्टी होती है जिसमें लोहे को डाल दिया जाता है, जब तक वो हीट नहीं हो जाता है, रेड नहीं हो जाता है, और जैसे उसमें रेडनेस आती है उसको पीट करके एक आकार दिया जाता है। तो ये काम लोहार का होता है। जैसे सोनार का सोने को पीट करके बनाया, बस लोहार के काम में बड़े हथौड़े होते हैं, सोनार के काम में बहुत छोटे छोटे। ओके, तो इस तरह से वो काम करते हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बड़ी किताबें हैं, और जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, स्टेट पुलिस या फिर आर्मी की, एयरफोर्स की, इन तरह की तैयारी करता है तो छोटी छोटी किताबों से पढ़ता है। तो बस इतना डिफरेंस है लोहार और सोनार में। और आपका काम बखूबी वाला है ना, एनालिसिस करना है, उनको काम रखना होता है। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। 3000 मतलब 2024 चल रहा है, अब 2000 साल ये हो गए, 1000 और पीछे, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। यानी दक्षिण में महापाषाण काल आपने देखा है, ठीक है। महापाषाण पत्थरों के जो कब्रें वगैरह मिली हैं, उनके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो वहां भी लोहे की कब्रों में लोहे के औजार, हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अध्याय 4 में भी आपने पढ़ा है ये सारी चीजों को, लोहे के उपयोग के बारे में, और लोहे का जो यूज होना शुरू हुआ गंगा यमुना के दोआब। एकाएक नहीं चेंज हुआ, धीरे धीरे हुआ। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है ना भाई। 1000 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ, 500 वर्ष और बढ़ाओ तो हथियारों के रूप में तीर बाण बनने लगे, है ना, और धुरे बनने लगे। घोड़ों के लिए जो रथ बनाए जाते थे उसमें धुरा वगैरह बनने लगा। तो एक गति आ गई। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय तुमने 5 में पढ़ा है। लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि से उत्पादन बढ़ गया क्योंकि जुताई अच्छी होने लगी, अच्छी तरह से चीजें काटी जाने लगी। अब ये समसी है, ये कुल्हाड़ी है और ये हाशिया है, ठीक है। जो गांव के लोग होंगे वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, शहर वाले तो यही नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो हाशिया, कुल्हाड़ी और शंसी, इसको समसी बोलते हैं। पकड़ने के काम आती है। लोहे के ऐसे 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। पेन का उपयोग करते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं निब जो होती है वो स्टेनलेस स्टील, उसमें भी लोहा होता है। मोबाइल का उपयोग करते हो, काफी सारे पार्टिकल उसमें लोहे के होंगे। मैं जिस लैपटॉप, टैब और ये स्माइक का प्रयोग कर रहा हूँ, इसमें लोहे के कई सारी चीजें हैं। जो पैंट पहनते हो,
उसमें जो हुक लगता है वो लोहे का होता है, चैन में लोहे का प्रयोग होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। जो छोटी छोटी साइकिल का उपयोग करते हो तो लोहे की बनती है, बाइक का उपयोग करते हो, गाड़ी का उपयोग करते हो, किताब भी पढ़ते हो तो उसमें भी लोहा है, जो स्टेपलर होता है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं, तो वहां लोहे का उपयोग होता है। तो लोहे के उपयोग से जानते हो एक क्रांति सी आ गई, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता, उसमें क्या है, कांसे का उपयोग इतना ज्यादा हुआ तो उससे क्रांति आई। तो यहाँ पर लोहे के से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, जंगलों को साफ करने में आसानी हुई, लड़ाई झगड़े में तीर कमान अच्छे बनने लगे। तो इस तरह से काम चल गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, एक उनमें सिंचाई है। अगर एक लोहा है तो दूसरा सिंचाई है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि उस समय व्यापार ही एक औद्योगिक क्षेत्र इतना फर्टाइल नहीं हुआ था। ओके, एग्रीकल्चर जब सरप्लस उत्पादन करता था तो उसका ये लोग व्यापार करते थे। और समृद्ध गांव होंगे तभी समृद्ध शहर बनेंगे, बड़े बड़े राज्यों का निर्माण होगा, क्योंकि कर तो सबसे ज्यादा किसान ही दे रहा था ना, व्यापारी दे रहा था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपाई मतलब धान की रुपाई शुरू हुई, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। यही समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। राजाओं ने भी इनके लिए काम करना शुरू किया। सौराष्ट्र प्रांत में एक चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति ने क्या किया था, एक झील का निर्माण करवाया था। तो उसी तरह इस तरह की चीजें बनने लगी। अब तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, नहरें खोदी गई, तालाब खोदे गए, किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घट गई, सरप्लस उत्पादन होने लगा। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ओके, राजा सेना, महल और किले बनवाने के लिए क्या करते थे, किसानों से कर लेते थे, है ना। सिंचाई से ही संभव था। क्या, जो फसलें होती थी, फसलों का उत्पादन सब अधिक तभी बढ़ेगा जब सिंचाई अच्छी होगी। फिर पांचवा छठा क्या है, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई, कृषि उत्पादन बढ़ा, तो इससे क्या होगा, राजस्व भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई ना। तो यही है। अब गांव में कौन लोग रहते थे, उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहा जाता था। बड़े भूस्वामी जिसके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, बहुत जमीन होते थे, धनी लोग होते थे, इन्हें वेल्लाल कहा जाता था। और जो इन जमीनों पर हल या बैलों के माध्यम से खेती करते थे उन्हें उड़वार के नाम से, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स, मेंस और में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रीलिम्स इन्हीं पर बेस्ड आ जाता है। और जब से 2023 से फैक्चुअल क्वेश्चन बनने लगे तो आपको प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट तो पता ही होने चाहिए। ओके, तो साधारण हलवाहों को, जो हल और बैलों के माध्यम से खेती करते थे, उनको उड़वार कहा गया। और भूमिहीन मजदूर जो इनके खेतों में काम करते थे उन्हें दास, कड़ैशियार और अदमई कहलाते थे। ओके, याद रहेंगे तीनों टर्म, विल्लाल और उड़वार और दास या कड़ैशियार या अदमई। कौन थे, दास थे भूमिहीन मजदूर। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति यानी ग्राम भोजक, और पहले क्या हो बोलते थे, इसका पहले पदनाम ग्रामीणी होता था, ग्राम का प्रमुख। ओके, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। अगर हम प्राचीन में वैदिक काल में देखें तो उस समय व्यवस्था क्या थी, यानी योद्धा को क्या सरदार बना दिया जाता था या ग्रामीणी बना दिया जाता था, ये प्रमुख हो जाता था। और ये पद वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। कैसे प्राप्त किया जाता था, अपने आप को साबित करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, वंशानुगत हो गया। अभी मान लिया ए कोई व्यक्ति है, अगली बार ए का बेटा सी बनेगा, सी का बेटा अगर कोई डी या ई है तो इसमें जो बड़ा होगा वो बनेगा। तो इस तरह था, यानी इसका पद क्या हो गया, अनुवांशिक हो गया। सामाजिक जीवन में एक चेंज आया, या पॉलिटिकल लाइफ में लोगों की चेंज आया। क्या चेंज आया, चेंज ये आया कि अभी तक पद अनुवांशिक नहीं होते थे, वंशानुगत नहीं होते थे, अब अनुवांशिक होने लगे। पहले युद्ध व्यक्ति को ग्रामीणी बनाया जाता था या मुखिया बनाया जाता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अब क्या हुआ, संपत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन होने लगा। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण क्या करता था,
प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देता था। ये न्यायाधीश कभी कभी पुलिस का भी काम कर देते थे। यानी कुल मिलाकर के इनके पास दीवानी प्लस राजस्व, उसके अलावा न्यायिक शक्तियां और प्रशासनिक, तीनों प्रकार की शक्तियां इनके हिस्से में थे। दीवानी मतलब कोई झगड़ा हुआ उसके राजस्व वसूल करने का काम, न्याय विवाद निपटाना, प्रशासनिक मतलब प्रशासन भी चलाना होता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। स्वतंत्र कृषक का मतलब परिवार का मुखिया, जिसे गृहपति कहा जाता है। इसमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। ये दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने के लिए अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। आज लगभग यही पोजीशन शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट ओबीसी की कुछ जातियों की है। उनके पास जमीन नहीं है, दास कर्मकार के रूप में काम करते हैं दूसरे की जमीनों पर, है ना। और भी बहुत सारे जो बड़े किसान हैं जो खेती नहीं करते, चकबंदी और हदबंदी का नाजायज फायदा उड़ाकर शहरों में बस गए, वो अपनी खेती क्या करते, बटाई दे देते हैं या ठेके पर दे देते हैं। अधिकांश गांवों में लोहार भी मिल जाएगा। हमने बताया था वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक के काल तक धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। अब काम के आधार पर कई प्रकार की जातियां हो गई। मौर्य काल में तो लगभग 18 से 20 प्रकार की जातियां हो गई। लोहार, लोहे का काम करने वाला, कुम्हार, मिट्टी का काम करने वाला, बढ़ाई लकड़ी का काम करने वाला, बुनकर जो कपड़ा वगैरह बुनता था, जैसे शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं को संगम साहित्य कहते हैं। 3 सभाएं हुई, उनमें संगम साहित्य निकला है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया। मदुरै कहाँ है? चेन्नई के पास। गांव में रहने वाले लोगों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है। आहत सिक्के आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। आहत देखो, आहत या पंचमार्ग सिक्के, चांदी के सिक्के को करसापड़ कहा जाता था। तो ये आहत या पंचमार्ग सिक्के गोलाई बराबर नहीं है। आहत सिक्के सामता आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु को के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि कुछ चिन्ह बने हुए थे, है ना। ये इसलिए आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते और आरंभिक सतह पर प्रचलन में रहे। ठीक है। धीरे धीरे समय बदला। ठीक है। मौर्योत्तर काल के बाद फिर राजा वगैरह अपने आप को गुदवाने लगे, है ना, फिगर बनाने लगे, कोई सरस्वती की, कोई गणेश की, इस तरह से मूर्तियां बनने लगी। सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था। आहत मतलब दान। जैसे पेड़ा आपने देखा होगा गांव वगैरह में घर में बनते हैं, शहरों में भी बनते हैं पेड़े। तो पेड़े में एक ठप्पा टाइप का मारा जाता है तो वो अंदर की तरफ दब जाता है, तो उसे आहत कह सकते हैं। आहत मीन्स होता है चोट लगना, आहत कर देना, किसी को गिरा देना, आहत कर देना। अब दिल का दुखी जो होगा ना, प्रेम का मारा, वो भी आहत होता है। जो एग्जाम में फेल हुआ वो भी दुख से आहत होता है। किसी को कोई बुरी बात कह दो तो वो भी आहत हो जाता है। बात समझ में ना? तो किसी को आहत करना मत करना, किसी को प्रेम में धोखा भी मत देना। बस हाँ, लोगों को समझना चाहिए प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जिसको बांध के रखा जा सके, है ना। फ्रीडम उसमें अनिवार्य तत्व होता है और फ्रीडम नहीं दोगे, इसीलिए क्या होता है ना, ज्यादातर लव मैरिजें टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेम में होते हैं ना तो सारी चीजें बाबू की अच्छी लगती हैं। फिर बाबू अपने रंग दिखाना, मैं गर्ल और बॉय दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सिर्फ महिलाओं की या पुरुषों की बात कर रहा हूँ। फिर बाबू अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है शादी के बाद, है ना। दोनों बाबुओं के लिए हैं, लड़की भी बाबू है और लड़का भी बाबू है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर दिक्कतें, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, फिर कटुता आ जाती है, फिर कोई बात बोल देता है और हर दूसरे दिन करता है अब तो मरीज हैं, खत्म करें। लेकिन अगर ठीक से चलाओगे, अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो बढ़िया रिश्ता चलते रहेगा। विनिमय के अन्य साधन, सिक्कों के अलावा विनिमय के अन्य साधन में क्या था भाई? मैंने उनको चावल दिया और उन्होंने हमें क्या दिया? गेहूं दे दिया। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन भारत में प्राचीन काल में ज्यादातर यही प्रचलित थी। आहत सिक्कों का भी प्रयोग होने लगा था। याद रहेगा, आहत सिक्कों का भी प्रयोग होने लगा था। संगम साहित्य की एक छोटी कविता
खेतों के सफेद धान की गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवारों को समेटे, कहीं छूट न जाए। और क्या है, लंबी लंबी रातें चांदनी सी सफेद रेत पर, यानी चांदनी के समान सफेद। जब आप चंद्रमा बहुत लाइटेड होता है, जिसको मून लाइट बोलते हैं, तो रेत पर जब पड़ेगा तो एकदम बढ़िया उजेला लगता है और बड़ा ठंडा है ना। तो उसमें परिवार को समेटे, कहीं छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। यानी शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सन्नाटा रह जाता है। ठीक है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत अधिक उत्पादन होता था, पहले भी होता था, आज भी होता है। अनेक गति नगर क्या थे, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था? अगर कोई चार बातें पूछे तो एक तो पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिल्पकारी। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी, यही सर्वाधिक होती थी। आप कोई भी प्राचीन भारत का कोई भी वंश पढ़ोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में यही, और ग्रामीण क्षेत्रों में राजा का कंट्रोल कम से कम होता है, वहां ग्रामीण ही अति जुते रहते थे। अक्सर कई नगर, अब नगर पूछ लो, ग्राम से बड़े नगर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से ज्यादा समय के महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा। क्योंकि यहाँ यातायात और समुद्र व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर, ठीक है, दो प्रमुख रास्ते थे। एक तो ऊपर नीचे वाला उज्जैन को टच करते हुए, ये ऐसी जगहों पर पड़ता था मथुरा। दो रास्ते थे, एक तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाला, और दूसरा उत्तर से दक्षिण से जाने वाला। शहरों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी के अलावा इसमें अनेक मंदिर थे, जैसे कृष्ण वगैरह, है ना। मथुरा उनका जन्म स्थान रहा है। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। और एक चीज और, लगभग 2000 ईसा पूर्व, लगभग 100 ईस्वी के आसपास कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बना है, कुषाण वंश जब आया था। ठीक है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन विहार, जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध काफी सारे स्थान हैं, बौद्ध विहार, है ना। ठीक है। और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण, हाँ, अभी कहते हैं ना कि अयोध्या तो बात पूरी हुई, लेकिन तीन चीजें और ज्ञान व्यापी, ठीक है, दूसरा मथुरा, तीसरा काशी। ये तीन जगह हैं जहां पर मंदिरों मस्जिदों को गिरा करके मंदिरों का निर्माण करना है। ठीक है। आगरा मथुरा बाकी, ये कहावत है। 2024 में अगर सरकार बनती है तो हो सकता है इसमें भी डिस्प्यूट के चांसेस बन जाए। मथुरा के प्रस्तर खंडों, मूर्तियों पर अनेक अभिलेख लिखे मिले हैं। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये माना कि ये राम का जन्म स्थान है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं के आधार पर जजमेंट दिया। पर ये संक्षिप्त अभिलेख है, ये स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों के लिए दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं कि दान दिया जाता था लोगों के माध्यम से, और जो लोग दान देते थे वो प्रायः व्यापारी ही होते थे। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस पर प्रकार दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख है। ये लोग भी क्या करते थे, दान देते थे। ये नगरों की व्यवस्था है। वर्तमान में तो लगभग 70 से अधिक नगर हो गए हैं, है ना। 2001 की अगर जनगणना देखें तो लगभग 35 नगर के आसपास थे, 10 लाख की जनसंख्या वाले। अब तो बहुत बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे माइग्रेशन गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा है। व्यवसायों की सूची बनाना है, अरे व्यवसाय वही होंगे, शिल्पकारी होगी, एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत होगा, ओके, और राजा रानी महल वगैरह है तो यहाँ पर कुछ अतिरिक्त उत्पादन भी होगा, इस तरह की चीजें होंगी। शिल्पी और शिल्पकार, पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। कहाँ से? मथुरा में या अन्य जगहों पर। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। बेहतरीन प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसीलिए इनके उत्तरी काले, नॉर्थ ब्लैक वेयर, ठीक है, कहा जाता है। चमकीले भी थे, तो इसलिए ये बेहतरीन किस्म के नमूने माने जाते हैं और इस काल में प्रसिद्ध थे। तो ये याद रखना है, उत्तरी भागों में ज्यादातर यही पाए जाते थे। अच्छा, ध्यान रहे एक चीज और, क्या कह रहा है कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा है?
जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, है ना। ये जिक्र तो किया गया है, लेकिन बहुत सारे जो अवशेष हैं वो नहीं बचे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। और जो मिट्टी के होंगे कपड़ों वगैरह के अवशेष तो मुश्किल है। उत्तरी काले NBPW ये एक कठोर चाक निर्मित, यानी चाक पर बनाए जाते थे, धातु की रत दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ओके, इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ा है? कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। आप वो क्या बोलते हैं, करवा है ना, इस तरह के पानी पीने वाले जो सुराही वगैरह आती हैं तो ये देखा होगा। तो इनको इतनी ज़्यादा आग पे पकाया जाता है, उच्च तापमान पर पकाया जाता है कि इनका जो बाहरी सतह होता है ना वो ब्लैक हो जाती है, और इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। ये आजकल भी मिल जाएंगे, है ना, कुम्हार वगैरह बनाते हैं। अनेक शिल्पकार व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। देखो, सभी शिल्पों की, जैसे जो खाद्यान्न का व्यापार करता है उसकी अपनी श्रेणी थी, जो इस तरह के कुम्हारों के बर्तनों का काम करता है उसकी अपनी श्रेणी थी, जो लोहार का काम करता है उसकी अपनी बढ़ई की अपनी श्रेणी थी। तो विभिन्न प्रकार के संघ यानी यूनियन बने हुए थे, और वो संघ आपस में मिलकर के श्रेणियां बन जाती थी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। अब सोचो, अब ये बैंकों के रूप में भी आगे काम करने चले लगे। उसके अलावा जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। भाई देखो, डिफरेंस तो आएगा। भाई शिल्पकारों का काम क्या होता है? जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, भाई मिट्टी वगैरह लाना अगर कुम्हार है, तैयार माल का वितरण करना, उसको क्या करना, बेचना या बांटना। जबकि व्यापारी श्रेणियों का व्यापार संचालन करती थी, ये व्यापार का संचालन करेंगी। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे और धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, ऐसे फुकट में नहीं जैसे आजकल निवेश करते हो ना, उसी तरह उस काल में भी किया जाता था। और पैसा इन श्रेणियों के पास ये धीरे धीरे बैंकों के रूप में काम करने लगे, और यही आगे चल के साहूकार, चिट्टी, महाजन वगैरह बन जाएंगे। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। दान वगैरह भी बहुत चलते थे, खासकर जैन और बौद्ध मठों के लिए। और मंदिर निर्माण, चूंकि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला शुरू हो गई, तो मंदिरों के लिए भी बहुत भयंकर दान दिए जाने लगे थे। ओके, सूत काटने और बुनने का नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य, विष्णुगुप्त। ओके, कौटिल्य। अध्याय 7 के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। इसमें वर्णन किया गया है किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। और ये पदाधिकारी कौन नियुक्त करता था? ये करता था राजा। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन से तैयार करने के काम में विधवाओं, यानी वो महिलाएं जिनके पति नहीं रह गए हैं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणियां, वृद्ध वेश्या, राजा के अवकाश प्राप्त दासियां, सेविका, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। अब देखो, इनको भी रोजगार मिला हुआ था, और आप लोगों को इस जगह पर रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सभी क्या करती थी? कपड़े तैयार करने का, धागे तैयार करने का, पेड़ की छाल है तो उससे कैसे कपड़ा बने या उससे कैसे वस्तु का निर्माण हो, पटुआ, कपास, ऊन, इन सब में कौन काम करता था? भिक्षुणियां, वृद्ध वेश्याएं, अवकाश प्राप्त दासियां, सेविका, अवकाश प्राप्त देवदासियां, सक्षम महिलाएं, अक्षम महिलाएं और विधवाएं, ये इस तरह की महिलाएं काम करती थी। ओके, क्योंकि समाज में इनको ज्यादातर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था, और जब पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा तो इनके पास कोई काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो भूख लगेगी, भूख तो भाई रोज लगती है, भोजन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता था? इन लोगों को काम में रख लिया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक भी देना चाहिए। इन्हें क्या, कौन कह रहा है? कौटिल्य कह रहा है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार, भाई जो जैसा काम कर रहा है और जैसी उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसके अनुसार इनको पारिश्रमिक देना है, फुकट में नहीं कराना है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। ये भी काम होता है।
आजकल भी बहुत सारे लोग अपने घर बैठे इस तरह के काम करते हैं, कच्चे माल मंगवा लेते हैं और तैयार माल को फिर भेज देते हैं, और मीडिएटर होता है जो ये सारे काम करता है। तो जैसे राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, अवकाश प्राप्त देवदासियां, विधवा, अक्षम महिलाएं, वेश्याएं, इनको बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा छूट नहीं थी, तो ये क्या करती थी, अपनी दासियों के, अपने आसपास रहने वाले लोगों के माध्यम से कच्चा माल मंगवा लेती होंगी। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। देखो तड़के लिखा गया, शुद्ध शब्द है हिंदी में, तड़के उठना है। तो तैयार माल क्या करना है, कारखाने, जो महिलाएं औरतें जा सकती हैं कारखाने तक, उन्हें अपना माल उठा के लाना है। उठा के लाने में देखो एक फायदा होता है, अच्छा कपड़ा मिल जाता है और ज़्यादा मिल जाता है, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलती है। अब सोचो कितनी सिक्योरिटी है, यानी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर कोई भेदभाव नहीं करता और कोई उनका शोषण नहीं करता। सोचो इस तरह की व्यवस्था थी उस काल में। आजकल 4 लफंगे उन महिलाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, सब मौका ढूंढते हैं। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए अंगूठा भी काटा जा सकता था। अब सोचो इतनी बड़ी सजा है, पैसे नहीं काटे जा रहे हैं, अंगूठा काटा जा सकता है। ओके, तो बात समझ में आ गई ना। सूक्ष्म निरीक्षण, आरिकामेडु पांडुचेरी में ये पड़ता है ना, बंदरगाह है। 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। क्या था, पत्तन यानी बंदरगाह था। प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है पश्चिमी तट पे। दूर दूर से जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों का बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जैसे आपने लोथल पढ़ा था, गुजरात भोगवा नदी के किनारे क्या था, एक बंदरगाह था। और ये कब था, सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ भी ईंटों का बना एक ढांचा मिला है, गोदाम मिला है, और आसपास औद्योगिक क्षेत्र भी मिला है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे और लंबे समय तक ये टिक जाते थे। दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे, इसे एरेटाइन कहा जाता है। ये ज्यादातर लाल चमकदार बर्तन भी मिले। ये जानते हो कैसे, कहाँ थे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं वगैरह में मिलते थे। इटली के शहर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, इटली से भी आते थे। तो सोचो हमारा उस समय व्यापार कहाँ कहाँ से होता था। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन लिखा हुआ है इसमें, देखो कुछ कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली मिट्टी, गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कौन, एरेटाइन को। ओके, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये वहीं बनाए जाते थे जहां रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। ठीक है, मानिए कोई स्थान ऐसा रहा होगा जो रोम से व्यक्ति सीख के शिल्पकार वो कोई आया होगा, उसने लोगों को सिखा दिया गया होगा, तो ये हर स्थान पर बनने लगे होंगे। ठीक है, तो इनके डिजाइन तो रोम का था किंतु वे वहीं बनाए जाते थे। ओके, कहाँ पे, आरिकामेडु में। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी वहां मिले हैं आरिकामेडु में। साथ ही छोटे छोटे कुंड में मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। भाई कपड़ों को रंगने के लिए एक बड़ा वो चाहिए, तो वहां पर कुंड भी मिले हैं। तो आरिकामेडु में क्या क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रीलिम्स। स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, पीएससी, सभी के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से तैयार करना है। ओके, यहाँ शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। देखो ध्यान से करोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो एक कहानी दी गई है, उस कहानी का डिस्कशन कर लेते हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, ये किसका है, बोरीगाजा, फारूज का यूनानी नाम है। ये भी प्राचीन काल का एक बंदरगाह है, गुजरात में पड़ता है। बोरीगाजा की सकरी खाड़ी से समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे भी यहाँ नाव चला सकते थे। क्यों ऐसा था, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत अच्छे तरीके से उसको
नहीं डेवलप कर पाए होंगे, तो इसलिए वहाँ नाव चलाना, चूंकि खाड़ी एरिया है, सकरी खाड़ियाँ हैं, है ना, तो वहाँ नाव चलाना। तो बेरी गाजा किसको बोलते हैं? भारूच का पुराना नाम है, भारूच का यूनानी नाम। तो यहाँ पर राजा के द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ क्या कर सकते थे? जहाज चला सकते थे। यहाँ तक बात समझ में आई? बेरी गाजा में क्या होता था? शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी का सिक्कों का आयात होता था। क्या होता था? आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो आयात क्या होता था, निर्यात क्या किया जाता था, ये याद रखना है। ठीक है, आयात भारत के लिए होता था, निर्यात अन्य देशों के लिए होता था, है ना। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े। और सुंदर औरतें जो होती थी ना, किशोर जो होते थे, ये सब दास के रूप में आते थे। ओके, आपने बिंदुसार को पढ़ा होगा, सीरिया से उसने क्या दार्शनिक मंगाया था? शराब मंगाई थी, इस तरह की चीजें मंगाई थी। तो उसी तरह ये क्या है, निर्यात और आयात होता था। व्यापार और व्यापारी, तुमने उत्तरी काली पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर पर इनकी कटोरियां और थालियां इस महाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। कटोरियों और थालियों की बात की रही है, NBPW। ओके, इनके बारे में बात हो रही है। उत्तरी काले पालिश वाले जो मृत भांड थे या मिट्टी के बर्तन थे या पके हुए बर्तन थे, उनके बारे में खास तौर से इनकी कटोरियां और थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिली हैं। इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे? ऐसा अनुमान लगाया जाता है जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। आज की डेट में देखो क्या होता है, व्यापार इतना कुशल है, चाइना से, जापान से, अमेरिका से, यूरोप से, एशिया, अफ्रीका, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ से हम व्यापार करते हैं। बहुत सारी वस्तुएं मंगाते हैं जो हमारे यहाँ जिनका उत्पादन नहीं होता है। मोबाइल को ही देख लो। ओके, तो हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता, फिर भी ये हमारे यहाँ मिलती हैं। तो उसी प्रकार उस काल के लोग भी क्या करते रहे होंगे? व्यापार करते रहे होंगे। और जब व्यापार करेंगे तो इसका सीधा सा नेतार्थ क्या है? वो वस्तुएं हमारे यहाँ मिलेंगी ही। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मसाले और काली मिर्च के लिए ही तो वास्को डी गामा वापस लौटा था। फिर धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियां भारत आई। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, इसे काले सोने, ब्लैक गोल्ड के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सिक्के मिले हैं, से यह अंदाजा लगाया जाता है कि इन दिनों रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। ओके, ये प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में आप कहाँ से, ऋग्वैदिक काल से लेकर के अंत तक का देख सकते हो। और ये व्यापार इतना समृद्ध था कि भारत को इससे फायदा बहुत हो रहा था। आज समझ में आई ना, बहुत फायदा हो रहा था। और ये जो काली मिर्च है, ये मसाले हैं, रोम में बहुत मांग थी, क्योंकि यहाँ वो होते नहीं थे और वहाँ के लोग ज्यादातर मांस वगैरह खाते थे। तो मांस को पकाने और उसको सही तरीके से रखने के लिए क्या किया जाता था? इन चीजों का उपयोग किया जाता था। बात समझ में आ गई ना? तो इतना समृद्ध व्यापार था। उस समय तो सृजनहार भी नहीं थी। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते हैं। ठीक है, 3 संगम सम्मेलन हुए, जिसमें पहले के ग्रंथ नहीं मिले, सेकंड के थोड़े बहुत मिले, थर्ड के हैं। समुद्र जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े। घोड़े कहाँ से आते थे? मध्य एशिया से, अरब देशों से। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, ये निर्यात की जाती थी, ये आयात किए जाते थे। हिमालय से मिले रत्न, सोना, दक्षिण पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये क्या होता था? आयात और निर्यात। और दक्षिण से ज्यादा होता था उत्तर भारत की अपेक्षा। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अब देखो, अगर नाविक बनना है तो आपको दिशा, मानसून, हवा, ताप, दाब, इन सारे विषयों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बेहतर नाविक बन सकते हैं।
तो जो व्यापारी होते थे वो कुशल नाविक भी होते थे। आप वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखो, अरब सागर की है ना, और वो क्या थे, लुटेरे थे। तो उसमें देखो कैसे कैसे कितने कुशल नाविक होते हैं और किस तरह से समुद्री तूफानों में भी अपने जहाजों को निकाल लाते हैं, क्योंकि उस समय समुद्र में तूफान आते थे, दिशा सूचक यंत्र उस समय थे नहीं, तो ये हवाओं के माध्यम से अपनी यात्रा जल्दी पूरी करते थे, नहीं महीनों का टाइम लग जाता था। अफ्रीका या अरब सागर के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, क्योंकि ये क्या करता है, अफ्रीका और अरब से भारत की तरफ आता है। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था, बढ़िया लकड़ी चाहिए थी। समुद्र तटों से लगे राज्य, इनका एक अलग विस्तार था। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों, तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं, ठीक है, दक्षिण की बात हो रही है, के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। कैसे भाई? व्यापार के माध्यम से। व्यापार इतना समृद्ध था। संगम कविताओं में मुबीनदार की चर्चा मिलती है। एक टर्म और आया, क्या? मुबीनदार। ये कौन था? ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया को लिए किया जाता था, चोल, चेर, पांड्य। ये दक्षिण के राज्य हैं, ठीक है, चोल, चेर और पांड्य। 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। जब मौर्य साम्राज्य था तो ये उस समय उत्कर्ष पे थे, और मौर्य साम्राज्य के समय इनका मौर्य अभिलेखों में वर्णन भी मिलता है ना। इन 3 मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी। तीनों राज्यों की जो कंडीशन है ना, वो ऐसी थी कि ये तीनों के पास 2 हिस्से थे, एक तो तटीय हिस्सा भी आता था और दूसरा मैदानी। इस तरह के 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये पूर्वी साइड, ये पश्चिमी साइड है, ये पूर्वी साइड है। ओके, ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे, क्योंकि ये ज्यादा प्राप्त होता था, ठीक है। कभी कभी सैनिक अभियान पे निकल पड़ते थे, आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते, भारतीय अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांट देते थे। इसी तरह से तो काम चलता था। मान लिया 100 रुपए मिले, है ना, 25 राजा साहब रख लिए और 75 में सभी को दे दिया, या 50 राजा साहब रख लिए, 50 सभी में बांट दिया। कभी कभी 75 राजा साहब रख लेते थे, 25 सबको बांटते थे। तो ये भी होता है। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। क्यों भाई? आपको कोई पैसा देगा तो आप भी उसके, मान लिया आप सचिन के बहुत बड़े फैन हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से आपने कर्ज ले रखा है जो सचिन की हमेशा बुराई करता है, तो जब वो बुराई करेगा तो हमें हाँ मिलाओगे। क्यों मिलाओगे भाई? इसलिए मिलाओगे कहीं वो पैसा ना मांग ले, ठीक है। तो भाई कविताएं तभी तो होंगी ना जब उन्हें अच्छा कीमत मिलेगी। आज की तरह तो है नहीं। अब आज के सबसे बढ़िया कवियों में से कुमार विश्वास हैं, लाखों कमा रहे हैं, लेकिन उस काल में ऐसा नहीं होता था। तो कभी कभी राजा की पॉलिसी भी करनी, मक्खन भी लगाना पड़ता था, तो राजा साहब खुश होकर ही कीमती जवाहरात दे देते थे, तो अपना दिन बन जाता था। इसके लगभग 200 वर्षों बाद, है ना, पश्चिम भारत में एक सातवाहन, आंध्र सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया, और इसमें प्रमुख जो राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसकी माता का नाम गौतमी था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। हालांकि इस राज्य में महिलाओं का बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन एक प्रथा चल रही आ रही थी। उसके बारे में हमें माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान दिए गए अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। एक बालश्री राजा थे, उनकी भी माँ का नाम गौतमी था, उन्होंने एक अभिलेख बनाया, उसी से गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पता चलता है हमें। और यह महानतम राजवंशों में से एक था, इसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था, ठीक है, अर्थात दक्षिण की ओर जाने वाले रास्तों पर इसका पूरा अधिकार था, और दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। सतकर्णी भी सातवाहन वंश का एक राजा हुआ। बात समझ में? आंध्र सातवाहन वंश महाराष्ट्र के आसपास फैला हुआ था, और दक्षिण के क्षेत्रों पर इसका बड़ा अच्छा नियंत्रण था। रेशम मार्ग और कुषाण वंश भी आया था। ये जैन धर्म का बड़ा सेवा की, और इसमें सबसे महानतम राजाओं में थे कनिष्क था। कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। क्यों? व्यापार के रास्तों पर नियंत्रण करने का मतलब माल कमाना,
आई बात समझ में? क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफों का जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। अशोक के अभिलेख पढ़ोगे तो अशोक ने क्या किया, आटविक जातियों को चेतावनी दी थी, क्योंकि वो लूटमार हत्या वगैरह करती थी। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण ही थे। 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर, मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं राज्यों का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। ठीक है, और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का, वहां तक जाती थी। और एक चाबाहार बंदरगाह है ईरान का, वहां भी जाती थी। फिर भी यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था, इन्हीं मार्गों के माध्यम से। दूसरा, BRI प्रोजेक्ट पढ़ा है आपने, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का। ये पूरी तरह रेशम मार्ग का अनुसरण करता है। रेशम मार्ग ज्यादातर चाइना के नियंत्रण में ही रहा है। कुषाण राजा थे, ठीक है, भारत में, जिनका मथुरा और पेशावर वगैरह में अच्छा खासा उद्भव हुआ। ये लोग इस मार्ग पर नियंत्रण कर लेते थे। ठीक है, यहां तक ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपने गांव, शहर और गांव, शहर और व्यापार, इन तीनों के बारे में चर्चा करी। कुछ महत्वपूर्ण चीजें, तो कम से कम 10 से 15 पॉइंट ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको नोट कर लेना। आप नोट करके उनको बराबर याद करते रहना। प्रीलिम्स में पत्तन, पश्चिमी और पूर्वी भारत के पत्तन, ये सब आर्यमेडु वगैरह है ना, बेरीगाजा वगैरह पूछे गए हैं। आई बात समझ में? कावेरी पत्तनम वगैरह, मदुरै वगैरह, ये सब पूछे गए हैं, तो ठीक से याद रखना। ओके, अब आप चलो आगे चलते हैं अपनी अभ्यास प्रश्नों की तरफ। सिंपल से अभ्यास प्रश्न है, चूंकि कक्षा 6 के हैं। लोहा, सिंचाई, संगम, पत्तन, श्रेणी, व्यापारी, रेशम। संगम साहित्य को हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। और दूसरा, ये इसमें जानते हो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। तमिल से क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को विल्लाल कहते थे। क्या कहते थे? विल्लाल। ग्राम भोजपुर की जमीन पर प्रायः किसके द्वारा? हलवाहों के द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहों को क्या कहते थे? हलवाहों को कडेशियर बोलते थे, कडेशियर। ठीक है। अधिकांश गृहपति क्या होते थे? भूस्वामी होते थे, जमीनों के मालिक होते थे। ग्राम भोजकों के काम बताओ। वे शक्तिशाली तो क्यों थे? ग्राम भोजक मतलब प्रशासनिक व्यवस्था भी देखते थे, न्याय भी करते थे, राजस्व भी वसूलते थे। दीवानी मामले भी उन्हीं के पास थे। दीवानी में ही तुम्हारा राजस्व और लड़ाई झगड़ा मार पीटा जाता है। तो ये सारी चीजें करते थे। सेना भी, पुलिस का भी काम कर लेते थे। तो ये सारे काम करते थे। गांव शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। अब वही शिल्पकार हैं, सुनार, लोहार, बढ़ई वगैरह, ये सब क्या है, गाँव में भी रहते थे, शहरों में भी रहते थे, है ना। सूत व्यापारी वगैरह। आहत सिक्के किसके? चांदी के बने होते थे। उस समय सोना वगैरह नहीं होता था। मथुरा क्या था? धार्मिक केंद्र था, पत्तन नहीं था। श्रेणी किसकी होती थी? पशुपालकों का संघ होता था। शिल्पकारों की श्रेणी होती थी, कृषकों की नहीं होती। ओके, तो ये करना है आपको, ये सारी चीजें करना है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000, वही बताया ना, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ। वहीं से इसका काम शुरू हुआ धीरे धीरे, और लगभग 500-600 ईसा पूर्व के आचरण पर पहुंच गया। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले, यानी नगरों का धीरे धीरे निर्माण होना। संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले, वही जब उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य के आसपास था। आर्यमेडु पत्तन लगभग 2200 से 1900, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग कितना 100 ईस्वी तक, ये 300 वर्षों में ये सबसे महत्वपूर्ण पत्तनों में से था। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुई। ठीक है, लगभग 5000 ईसा पूर्व। और इसको कई कई मतलब हजारों साल क्या हुआ, चाइनीज लोगों ने छुपाए रखा। बहुत ये टिन्नी टिन्नी के छोटी आंख वाले आदमी बहुत काबिल होते हैं। चेल चोर पांडे 2300 साल पहले, लगभग 300 ईसा पूर्व। ओके, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000, यानी 0 ईसा के जन्म से लेकर के 100 की तरफ। कनिष्क 100 ईसा पूर्व।
78 ईसा पूर्व इसी ने शक शासक था, और इसने जानते हो क्या किया था? एक सिक्का चलाया था। उसके अलावा जो शक सम्मत चलता है इसी के माध्यम से आया। पियनसांग का आगमन गुप्त काल में हुआ 400 ईसा पूर्व के आसपास। xuanzang की ईसा पूर्व ने 400 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के आसपास। xuanzang की भारत यात्रा कब हुई? xuanzang पहले आया था, बाद में पियनसांग आया। अपार की शिव स्थित की रचना 1400 वर्ष पहले। 1400 वर्ष मतलब 600 ईस्वी। अपार सबरनंद, ये सब लोगों ने रचनाएं करी, इनको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और चैप्टर कैसा लगा बढ़ाइए। दूसरा ये करिए कि यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए, पूरी क्लास देखिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।